अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के लेक्चर की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। हम जो लास्ट हमारी सीरीज़ लेक्चर्स की चल रही हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो बिज़नेस फंक्शंस हैं, जो हमने बात की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हमारे पास स्टाफिंग है, मोटिवेशन हमारे पास है, कंट्रोलिंग हमारे पास है, उसको हमने लिंक किया था अपनी बिजनेस स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी है। स्ट्रेटजी के 3 फंक्शन जो हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी एवेल्युएशन, हमने वहाँ पे लिंक किया दिया पूरे का पूरा। फिर हमने कहा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास है, प्रोडक्शन हमारे पास है, मैनेजमेंट हमारे पास इटसेल्फ है, मार्केटिंग है, फाइनेंस अकाउंटिंग है। ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पॉलिसी, और हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फार्मूलेशन में इन तमाम डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है और क्या ये लिंक्ड हैं या नहीं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने जो था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस जो फंक्शंस हमारे पास हैं, हमने इनको लिंक किया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ, और एंड पे हमने एक चेकलिस्ट दी। चेकलिस्ट में हमारे पास मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके लिए क्वेश्चंस थे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन क्वेश्चंस को जो है वो फॉलो करती है और इन क्वेश्चन को आंसर करती है तो हम आराम के साथ जो है अपनी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस जो हमारे पास है, इस एरिया को हम ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट दरअसल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए दी जाती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस इन चेकलिस्ट को फॉलो करे तो हमारे पास जो हैं, अगर मैनेजर्स इन चेकलिस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर आंसर करते हैं, तो इट्स मीन दैट यू आर एक्चुअली मीटिंग द स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के, HR के, मार्केटिंग के होने चाहिए, अगर वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है तो इट्स मीन के आप जो है अपने विजन और मिशन को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजीज जो है इन लाइन है विद योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर गोल्स। तो हमारे पास गाइडलाइंस देने का मकसद ही यही है कि वो क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन आंसर करे और जो स्टैंडर्ड्स हैं अपने फंक्शंस को उन स्टैंडर्ड के साथ इन लाइन कर ले। फिर हमने बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे पास किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और एज वेल एज वी लिंक्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पॉलिसी। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस बताई और फिर हमने जो है वो बताया आपके पास जो है R&D जो एक ऑडिट चेक लिस्ट थी। अगेन हमने कुछ क्वेश्चंस बताए, उन क्वेश्चंस का आंसर मैनेजर्स करने के बाद अपने आप को इनलाइन कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास प्रोवाइडेड है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमने बात की कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस को मैनेज करने के साथ साथ जो चेंज है उसको भी जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग के साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं फॉरकास्टिंग के अंदर, ठीक है, आपके डाटा एनालिसिस के अंदर, और आपके पास जो डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स हैं उनके अंदर आपको ये मैनेजमेंट सिस्टम से हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है वो हमारे पास यही है कि डेटाबेसेस बनाना, आपकी इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एक पैटर्न के साथ एडजस्ट करना, उसे सेट रखना, ताकि जो आपका डाटा है इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम उसे यूज़ करना चाहें तो हमारे पास डाटा इन सीक्वेंस और इन प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल हो। इसके साथ साथ फिर हमने मैनेजमेंट सिस्टम की जो चेक लिस्ट है उसकी हमने बात की। फिर हमने वैल्यू चेन एनालिसिस की बात की। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, यहाँ तक हमने अपने जितने भी मैनेजमेंट के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, जो डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को इनलाइन स्टडी किया आपके पास स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी के साथ, और फिर हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, कुछ चेक लिस्ट बताई। वो चेक लिस्ट जो है मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है, अगर मैनेजर्स उन चेक लिस्ट को फॉलो करते हैं। चेक लिस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली वो स्टैंडर्ड्स हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन स्टैंडर्ड्स को लाकर आगे जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनलाइन कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल उनके साथ। जो हमारा आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स। इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस है, उसको एवेल्युएट करती है। हम जो सेक्शन हमारा अभी करंट सेक्शन चल रहा है, हम करंट सेक्शन के अंदर अपने बात कर रहे हैं इंटरनल असेसमेंट। हम नेचर ऑफ इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल मैटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, हम उन्हें किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं हम उनको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हमारा फोकस जो है वो रिसोर्स बेस्ड व्यू, जो हमारे पास थ्योरी है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू जो थ्योरी है आपकी, ये इस चीज़ को फोकस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल
रिसोर्सेज हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन दैट ऑफ योर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो इसलिए आपको जो है अपने इंटरनल रिसोर्सेज को जो है जो आपके इन हैंड हैं, जिनको आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप प्रॉपर जो है यूटिलाइज करें। तो उसी जो हमारे पास सीरीज चल रही है उसी के अंदर हम आज बात करेंगे आपके पास इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स की। फिर हम उसके साथ बात करेंगे द नेचर ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके पास के एक बिजनेस जो फर्म लेवल है उसकी जो है वो जो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो किस तरह होते हैं, एक स्मॉल फर्म के कैसे होते हैं। फिर हम जो है एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपके पास फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की। एट लास्ट वी शुड गिव यू सम आइडिया नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप बाय ऑब्जेक्टिव्स मैनेज नहीं करते तो फिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप उनको जो है मैनेज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाय ऑब्जेक्टिव और थ्रू स्ट्रेटजी पॉलिसी ही मैनेज कर रही होती हैं। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑब्जेक्टिव मैनेज नहीं करती तो वो फिर किस तरह से मैनेज करती हैं, हम उन 3-4 हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उनको जो है स्टडी करेंगे आज। तो क्लास हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ। हमने इस तरह बात की कि जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखनी है, आपने टेक्नोलॉजिकल जो पोजीशन है फर्म की उसको भी आपने देखना है। फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर अगर आप बात करें तो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं वो आपके पास हैं। देन आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को। इसके साथ साथ जो आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास जो आपकी फर्म की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। देन वी हैव सोशो इकोनॉमिक, देन वी हैव कल्चरल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और हम जो हैं उसकी असेसमेंट करते हैं और अपने जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उनको किसी तरह से इनलाइन कर सके अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच करवाएं हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस को ईजिली जो है वो मैनेज कर सकें। बट जो आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट है यहाँ पर आप जो हैं वो समराइज़ करते हैं, ठीक है, किसको, अपनी मेजर वीकनेसेस को और जो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं उनको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टूल समराइज एंड एवेल्युएट द मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस। हमने जो है वो बात की फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेसेस। हमारे पास जो फंक्शनल एरिया है वो आपके पास जो है डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फिर बिजनेस फंक्शंस के अंदर हम देखें तो हमारे पास 5 बिजनेस फंक्शंस हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने मैनेजमेंट को स्टडी किया, सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब मैनेजमेंट को स्टडी किया तो उसके अंदर हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए। उन 5 फंक्शंस के अंदर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है वो आपके पास है जो हमने बात की थी मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर, उसके अंदर हमने 5 फंक्शंस हमने बताए। उन 5 फंक्शंस के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है वो हमारे पास था प्लानिंग का। सेकंड हमने बात की थी ऑर्गेनाइजिंग का। थर्ड हमने बात की थी स्टाफिंग की, मोटिवेशन की हमने बात की और एंड पे हमने कहा कंट्रोलिंग के बारे में। तो ये जो 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हम उन 5 फंक्शंस को जो है इनके अंदर से हम अपनी स्ट्रेंथ्स देखते हैं और इन्हीं 5 फंक्शंस के अंदर हमने वीकनेसेस देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम जो है वो अलग कर सकते हैं या उनको हम बेहतर तरीके से जो है वो कैटर कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, उन थ्रेट्स को जो आपके पास आने वाली है इन फ्यूचर। तो हम इसके साथ जो बात करें कि हमने 5 फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के देखे कि हमारे पास बिजनेस फंक्शन 5 हैं, बट हमने आगे बात की थी कि हमारे पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के हवाले से भी हमें जो है हर वीकनेसेस देखनी है और अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है। हम अगर देखें हमारे पास तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आईटी के अंदर जो हैं या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडॉप्ट करने में जो है वो एक्टिव नहीं होंगी। शायद उनका जो फोकस है वो मार्केटिंग एंड पे ज़्यादा हो, शायद उनका जो फोकस है वो मैनेजमेंट एंड के ऊपर ज़्यादा हो, शायद वो R&D के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस कर रही हो। तो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके पास तमाम एरियाज़ हैं बिजनेस के, फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो हमारे पास मैनेजमेंट का एरिया है, मार्केटिंग का आपके पास एरिया है, अकाउंटिंग और फाइनेंस आपके पास है, उनकी प्लानिंग आपके पास, अकाउंट्स की जो प्लानिंग है वो आपके पास सारे के सारे हैं। फिर आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके पास है। फिर हमारे पास एक और जो डिपार्टमेंट है जिसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था वो हमारे पास है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ आपके पास जो आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमारे पास यूज होता है। आपने ये देखना है कि आपका इन तमाम के तमाम जो डिफरेंट 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनको आपने जो है यहाँ से आपने अपने तमाम इन एरियाज़ के अंदर से आपने अपनी स्ट्रेंथ्स भी जो है इनलिस्ट करनी है और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको भी आपने इनलिस्ट करना है।
मैंने जिस तरह अभी लास्ट टाइम हमने बात की कि हमारे पास जो है वो बिज़नेस जो है वो हर वक्त स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। तो जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको तो कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और फंक्शंस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास जो स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी आपके पास हैं, वो आपके इंडस्ट्री वाइज जो है वो वेरी करेंगी। फॉर एग्जांपल हम अगर एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी को लें तो वहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन का जो है वो फैक्टर नहीं होगा, तो आप वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन अगर है भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल को प्रोटोटाइप बिल्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल बिल्ट एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन वहाँ पे उस तरह की जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती जिस तरह की आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके पास होती है। तो आपने उन स्ट्रेंथ्स को देखना है अपनी इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो कि आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में आपको सपोर्ट कर सके। हमने ये स्ट्रेंथ नहीं लिखनी कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो 300 प्लस हैं, 3000 प्लस है। वर्कर्स का जो अमाउंट है वो आपके पास जो नंबर्स हैं वर्कर के, कितनी आपके पास वर्कर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। एक्चुअली वर्कर थोड़े हों बट इफेक्टिवली काम कर रहे हों, स्किल्ड हों, तो आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे बनिस्बत का आपके पास 600 वर्कर लेबर आपके पास हो। तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि स्ट्रेंथ इन एक्चुअली है क्या। अब जब स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करते हैं तो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना इतना भी आसान नहीं है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना आसान भी नहीं है। जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे होते हैं वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें आपके पास स्वॉट मैट्रिक्स भी एक चीज़ है, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो इंट्यूशन है, एक मैनेजर जो आपकी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, वो अपने इंट्यूशंस को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए भी जो है हेल्प करते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास जो है ये जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है या स्पेसिफिक जो फंक्शन है ये हमारे पास स्ट्रेंथ बन सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट है ये आपके पास यहाँ पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ऑफ कोर्स आपको जो है अपने जो लोअर लेवल के जो लोग हैं, जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट है, जो लोअर मैनेजमेंट के मैनेजरियल पोस्ट को आपको इन्वॉल्व करना है इसके अंदर कि वो भी आपकी हेल्प करें कि किस तरह से हम अपनी वीकनेसेस को जो है और अपनी स्ट्रेंथ्स को जो आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पर आप देखें कि स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में तो शायद आपको जो है अच्छे ओपिनियन मिलें, जो आपके पास एक हॉनेस्ट ओपिनियंस हैं वो शायद आपको अवेलेबल हो जाए, बट वीकनेसेस के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लेक करती है। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशन है वो इतना फ्रेंडली रखना है और आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस तरह से आपके साथ जो है वो एक टीम के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर काम करें कि वो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस है वो भी बताने में जो है प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आजकल का एक एरा है, इस एरा के अंदर ये चीज़ फोकस की जाती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप एसेट के तौर पर लें, उनको आप ट्रेन करें, उनको आप जो है मोटिवेट रखें। ट्रेनिंग, मोटिवेशन जो है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है आपका वो मतलब कि उनको जो है एक्स्ट्रा करेज, एक्स्ट्रा जॉब सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा जॉब कमिटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है और उससे जो है वो बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवली जो है वो लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ बात की कि हमारे पास जो बिज़नेस एरियाज़ आपके पास हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है इनलिस्ट करनी है अपनी मेजर स्ट्रेंथ एंड देन मेजर वीकनेसेस। अब यहाँ पर मेजर स्ट्रेंथ और मेजर वीकनेसेस की बात की गई है। आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ आई हैं आप उनकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं कि आपके पास ये आपके पास लिस्ट है जो आपकी स्ट्रेंथ की लिस्ट है, फिर जो आपकी वीकनेसेस हैं उनकी जो एक लिस्ट है वो आप बना लें। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स जो है इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, उसको जो है आप टॉप पोजीशन पर रखें एंड देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इस तरह से आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी आप प्रायोरिटी सेट करें, उनकी जो कंट्रीब्यूशन के हमारे हिसाब से जो वेटेज है वो आप रखें और उनको आप उसे आइडेंटिफाई करें। आपको ये नहीं कि आप जो है यहाँ पर फिर वही बात की जा रही है सेम थिंग कि जो स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको जो है मैनेजमेंट की जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल कैसा है, मैनेजमेंट का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कितना है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके पास। सेम थिंग विद द वीकनेसेस, आज जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं उनको आप इन लिस्ट करें और उनमें से जो मेजर वीकनेसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ अचीव करने से रोक रही हैं या जो थ्रेट्स हैं, जिन वीकनेसेस वजह से आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की थ्रेट्स हैं वो इफेक्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस को, इन चीज़ों को जो है आप प्रॉपरली जो है करें और उनको आप मेजर वीकनेसेस के अंदर डालें, ठीक है। मैनेजमेंट इनको जो है दोबारा सॉर्ट आउट कर लेगी
आएगी जब आपके पास एक लिस्ट आ जाए मेजर वीकनेसेस की, और उसके बाद फिर आप क्या करें, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो इंटरनल फैक्टर रेशियो मैट्रिसेस है ये भी हमारे पास हेल्प करते हैं, प्रोवाइड द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएटिंग रिलेशनशिप अमंग दीज एरियाज। जो हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं और जो उनका इफेक्ट है आपके डिफरेंट बिजनेस एरियाज के ऊपर, इंटरनल फैक्टर रिलेशन मैट्रिक्स जो क्वांटिफाई करता है वो बताता है आपको कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है और ये किस किस एरियाज के अंदर किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज में बात की गई है वो हमारे पास है इंट्यूटिव जजमेंट आर रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग एंड internal factor evaluation matrix. So a thorough understanding of the factors included is the more important than that of the actual numbers. देखें यहाँ पर अगेन इसी चीज़ को जो है वो फोकस किया गया है कि जो आप अपने पास जो मेजर स्ट्रेंथ्स और मेजर वीकनेसेस जिनको आप इनलिस्ट करेंगे, उनको इनलिस्ट करते हुए आपको जो है वो इंट्यूशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट की जो इंट्यूशन लेवल है वो अगर हाई होगा तो वो मेजर स्ट्रेंथ और मेजर वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मेजर स्ट्रेंथ के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्यूशन लेवल के साथ साथ जो मैनेजमेंट का आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकता है। सिमिलरली जो है आपके पास एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट्स हैं, इंटरनल कंसल्टेंट्स हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपके पास पास्ट रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस आपके पास रिकॉर्ड है आपके पास, वो भी आपको हेल्प कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स ये रहीं, वीकनेसेस ये रहीं, इन स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मार्केट के शेयर कैप्चर किया, कम्पिटिटिव एडवांटेज लिया, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं और वही आपको हेल्प करेंगी और भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में। तो जो हमारे पास स्टेप्स हैं, हम इसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स को। तो इसके जो स्टेप्स हैं इनको हम देखते हैं। लिस्ट की इंटरनल फैक्टर्स जो आपने मिले उनको आप लिस्ट करें एज आइडेंटिफाइड इन द इंटरनल ऑडिट प्रोसेस। इंटरनल ऑडिट प्रोसेस आपके पास स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का जो आपने ऑडिट किया और आपने आइडेंटिफाई किया उनको आप देखें। यूज अ टोटल of from 10 to 20 internal factors including both strength and the weaknesses। 10 से 20 फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ्स भी इंक्लूड करें और जो वीकनेसेस हैं उनको भी आप इंक्लूड। यहाँ पर आपने सारी की सारी इंक्लूड नहीं करनी, बल्कि जो मेजर आपके पास टॉप मोस्ट 10 स्ट्रेंथ्स हैं, टॉप मोस्ट जो आपके पास वीकनेसेस हैं उनको जो है आपने लेना है। लिस्ट स्ट्रेंथ फर्स्ट एंड देन वीकनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिस्ट द स्ट्रेंथ्स, ठीक है। जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर आपने लिस्ट करनी है पहले स्ट्रेंथ और फिर आपने वीकनेसेस लिस्ट करनी है। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल यूजिंग परसेंटेज रेशियो एंड कंपैरेटिव नंबर्स। तो इस चीज़ को थोड़ा आपने ख्याल करना है, आपके पास एक छोटी सी मेजरमेंट है, कंडीशन है यहाँ पर। नंबर सेकंड में आप क्या करेंगे कि असाइन अ वेट दैट रेंजेस फ्रॉम 0.0, 0.0 टू 1.0। हमारे पास 0 से लेके 1 तक जो है उसको आपने वेट इसको असाइन करना है। 0 का मतलब आपके पास है नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, और 1 का आपके पास मतलब है ऑल इम्पॉर्टेंट के वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है। हर फैक्टर के साथ आपने जो है वेट असाइन कर देना है, आपने हर फैक्टर को आपने देना है वेट 0, 0.2, 0.4 डिपेंड ऑन कि हमारे पास वो एक मेजर स्ट्रेंथ है या एक मेजर वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आपने उसे देखना है। टू ऑल द फैक्टर्स द वेट असाइंड टू अ गिवन फैक्टर इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर टू बीइंग सक्सेसफुल इन द फर्म एंड इंडस्ट्री। हमारे पास ये बात की जा रही है यहाँ पर कि आपने वेट असाइन करने हैं, बट वेट असाइन करते हुए आपने उन स्ट्रेंथ्स को या उन वीकनेसेस को जो है वो, अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो उनको आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग जो है वेट आप उन्हें असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूफोन आपके पास इंडस्ट्री है टेलीकॉम को, आप कहते हैं नेटवर्क कवरेज। तो अगर नेटवर्क कवरेज ज़्यादा एरियाज़ के अंदर एक कंपनी की होगी तो आपके पास ऑफ कोर्स कस्टमर उसके जो हैं वो बढ़ेंगे। तो नेटवर्क कवरेज एक पॉजिटिव पॉइंट है एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, उसकी स्ट्रेंथ है। तो इसको आपने जो है अब देखना है कि नेटवर्क कवरेज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, सेल्स बढ़ाने में, हर चीज़ को आपने मैच करना है। अगर इसकी ज़्यादा वर्थ आपके लिए है तो आप इसको जो है सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.20, 0.40। अब वीकनेसेस में इसका रिवर्स आपके पास होगा कि वो वीकनेस जो आपके पास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल नेटवर्क कवरेज आपकी नहीं है, तो अब ये आपके पास एक वीकनेसेस है, ये वीकनेसेस के अंदर एक आपकी वीकनेस है, इसको आप क्या करें 0.01
मतलब इसको आप लोएस्ट जो है वो स्कोर दें, ताकि जो आपकी मैट्रिक्स है उसको जो आपके पास क्या करे, ये डिस्टर्ब ना कर सके। तो यहाँ पर आपने जो वेट देना है वो आपने मेजर स्ट्रेंथ और मेजर वीकनेसेस के हिसाब से टूवर्ड्स जो वीकनेस है वो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन में कितना दे रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स नेटवर्क कवरेज नहीं होगी तो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपके पास लो होगी। ठीक है, तो आपने इसको देखना है, ख्याल करना है, regardless of whether a key factor is an internal strength or weaknesses, factor considered to have a greater effect on organization performance should be assigned the highest weight। ठीक, हमने अभी इस बात को डिस्कस किया। द सम ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1.0। आपने जितने भी वेट्स लेने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 जो हैं आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, 10 जो आपके पास जो हैं वीकनेसेस हैं, या 5 आपके पास वीकनेसेस हैं, तो आपने इनको वेट इस तरह से असाइन करना है कि हम तमाम स्ट्रेंथ और तमाम वीकनेसेस के जो वेट हैं इनको हम ऐड अप करें, तो हमारे पास जो स्कोर है वो हमारे पास आए 1, वो हमारे पास आए इक्वल टू 1। तो इसको आपने इस रेंज में देखना है। अगर आप थोड़ा ख्याल करें तो आपके पास ये तमाम स्कोरिंग स्कीम वही है जो कि आपने अपने पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स या आपके पास कम्पिटिटिव प्रोफाइल जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर आपने जो यूज़ किया था, यहाँ पर बिल्कुल वही पैटर्न जो हम है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है कि स्टेप नंबर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेट असाइन किए, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेटिंग कि आपने उसे रेट असाइन करना है। तो असाइन 1 to 4 रेटिंग टू ईच ऑफ द फैक्टर टू इंडिकेट वेदर दैट द फैक्टर रिप्रेजेंट द मेजर वीकनेसेस एंड अ माइनर वीकनेस एंड अ मेजर स्ट्रेंथ और अ माइनर स्ट्रेंथ। अब आपने देखना है कि आप उसे 1 से लेके 4 तक जो है आपने नंबर जो है वो आपने देने हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस हमारे पास है कि आपने जो स्ट्रेंथ हैं या जो आपकी वीकनेसेस हैं, यहाँ पर आपने कोडिंग स्कीम जो है वो डिफरेंट है। जो हमने वहाँ पर की थी आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स में, उसमें हम जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो थ्रेट्स हैं उनको हम कोई भी नंबर जो है उनको हम दे सकते थे 1 2 3 4 में से। बट यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हमने मेजर और माइनर में कन्वर्ट किया। अगर आपके पास जो वीकनेस है वो माइनर है तो उसको आप जो है वो 2 देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास मेजर वीकनेस है तो उसको आप कितना देंगे, 1 देंगे। हमने यही बात की कि जितनी मेजर वीकनेस मतलब कि नेटवर्क कवरेज कंट्रीब्यूटिंग नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, तो हमारे पास मेजर वीकनेस है तो उसको हमने स्कोर कम दिया ताकि वो आपके पास मैट्रिक्स को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। उसको आप ज़्यादा स्कोर देंगे तो ऑफ कोर्स जो एंड प्रोडक्ट आपका स्कोर है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उस स्कोर के ऊपर बेस करते हुए तो हम जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं कि हम इंटरनली स्ट्रेंथफुल हैं, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है या कम है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी मेजर वीकनेसेस को जो है वो ज़्यादा स्कोर दे देंगे तो ऑफ कोर्स आपका वो स्कोर ज़्यादा आएगा और हम जो है रिजल्ट हमारे जो है वो बाइज्ड होंगे। तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि जो आपके पास मेजर वीकनेस है उस मेजर वीकनेस को जो है आपने स्कोर जो है वो कम देना है। मेजर वीकनेस को आप 1 स्कोर दे दें और जो माइनर वीकनेस है उसको आप जो है 2 स्कोर दे दें। बट इन केस ऑफ जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, यहाँ पर आप ऊपर वाले स्टेप का रिवर्स है कि जो आपके पास माइनर स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप 3 दे दें और जो मेजर स्ट्रेंथ हैं उनको आप 4 दे दें। यानी जो आपके पास स्ट्रेंथ मेजर है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उसको आप ज़्यादा वेट दें, मीन 4 आप दे दें उसको, और जो स्ट्रेंथ कम कंट्रीब्यूट कर उसको आप वेट दे दें 3, ठीक है। नाउ नोट दैट द स्ट्रेंथ मस्ट रिसीव 3 और 4 आपने देना है स्ट्रेंथ को, ठीक। एंड वीकनेसेस मस्ट रिसीव 1 और 2 रेटिंग आर थस कंपनी बेस्ड वेयर एज स्ट्रेंथ इन स्टेप 2 आर इंडस्ट्री बेस्ड। आपके पास जो वेटेज है यहाँ पर जो आपके पास रेटिंग है जो हम 3 4 और 1 2 दे रहे हैं ये हमारे पास कंपनी बेस्ड है, ठीक है। कंपनी आपके पास टॉप पोजीशन पे है, लो पोजीशन पे है, कहाँ पे है, कंपनी बेस्ड आपके पास होगी। वेयर एज द वेट्स जो हमने स्टेप 2 में हमने बात की यहाँ पर 1 से लेके 0 ये आपके पास जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। आपके इस इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है, आप सोप इंडस्ट्री के अंदर है, क्लॉथ इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड है वो। यहाँ पर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट है एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूएशन मैट्रिक्स, इनको आपने प्रॉपर नोट करना है, ठीक है। मे बी
आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है ये चीज़। मल्टीप्लाई ईच फैक्टर वेट बाय इट्स रेटिंग टू डिटरमिन अ वेटेड स्कोर फॉर ईच वेरिएबल। अब आपके पास जो टास्क है वो आपके पास ये है कि आपने जो वेटेड स्कोर है उसको आपने जो है वो मैयर करना है। वेटेड स्कोर हमारे पास किस तरह से मैयर होगा कि जो आपने सेकेंड स्टेप के अंदर जो वेट डिफाइन किए थे हर स्ट्रेंथ और हर वीकनेसेस के लिए, उन वेट्स को हर एक ईच वेट यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच वेट विद द रेटिंग। जो आपने रेट असाइन किया था उसी फैक्टर को, उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास आएगा जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ें आपके पास आएंगी। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ इसकी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फैक्टर जो आपने वेट दिया वो आपने दिया था 0.2। ठीक है, 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दें अपने वेट के साथ, फॉर एग्जांपल 4 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आएगा आउटकम, आपके पास क्या आएगी 0.8। तो 0.8 जो है आपके पास क्या आई वो उसकी आउटकम आई। तो इस तरह से आपने हर फैक्टर के लिए, ये एक फैक्टर का था, ठीक है, एक फैक्टर की जो थी हमारे पास वेट था, ये उस एक फैक्टर की ऑफ कोर्स मेजर स्ट्रेंथ थी, हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसका ये आ गया, इसको हम बोलते हैं इसका जो है वो वेटेड स्कोर। ठीक, अब आपने क्या करना है, एंड पे आपने जो वेटेड स्कोर है उसको आपने सम करना है, और जो वेटेड स्कोर का सम है वो आपके पास जो है 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब हम इसको आगे स्टेप में देखते हैं कि हम इसकी जो है स्ट्रेंथ देखते हैं। असल में हमारे पास जो इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स था, इसका जो पर्पज़ ही हमारे पास ये था कि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ थी उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या हैं, वीकनेसेस हमारे पास क्या हैं वो क्या हैं, और फिर एंड पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनली स्टेबल है या नहीं, हमने ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हम इन रिजल्ट्स को जो अपने हमारे एंड पे आउटकम आएगी, जो हमारे पास वेटेड स्कोर का सम आएगा, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन एन इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स, द टोटल वेटेड स्कोर कैन रेंज फ्रॉम 1 दैट इज लो एंड टू अ हाई ऑफ 4। 1 का मतलब आपके पास कि आप इंटरनली स्टेबल नहीं है, वेरी वीक है इंटरनली। 4 का मतलब है कि यू आर इंटरनली वेरी मच स्टेबल एंड साउंड। ठीक है, तो विद एवरेज स्कोर बीइंग 2.5 एंड इफ यू आर एवरेज, ठीक है, इंटरनली एवरेज आपकी परफॉर्मेंस है तो आपके पास स्कोर क्या आएगा 2.5 आएगा। टोटल वेटेड स्कोर विल बिलो 2.5 कैटेगराइजेज ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वीक इंटरनली। अगर 2.5 से कम है स्कोर, इट मीन दैट organization is internally not stable, internally वो weak है। whereas score significantly above 2.5 indicate a strong internal position। organization internal जो strength है वो ज़्यादा है, weaknesses जो हैं वो कम है, और external environment को जो है वो easily जो है वो कैटर कर रही हैं। ठीक है, strength आपके पास जब ज़्यादा होंगी तो आपके पास यहाँ score जो है वो ऑलरेडी आपका ज़्यादा आ जाएगा। like the external factor evaluation matrix, an internal factor evaluation matrix should include from 10 to 20 key factors। जब आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स आपके पास थी तो वहाँ पर आपने जो है की अपॉर्चुनिटीज़ और की स्ट्रेंथ्स जो है उनको आपने लिस्ट किया था। बट जब हमने इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स की बात की तो हमने की वीकनेसेस और जो की स्ट्रेंथ्स थी उनको हमने लिस्ट किया। ठीक, द नंबर ऑफ फैक्टर हैज़ नो इफेक्ट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द वेटेड स्कोर बिकॉज द टोटल वेट ऑलवेज सम टू 4.0। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमने 10 फैक्टर्स लिए, 10 हमने जो है इंटरनल स्ट्रेंथ ली, 10 हमने वीकनेसेस ली। अगर हम 20-20 लेते हैं तो क्या आपकी जो मैट्रिक्स है वो डिस्टर्ब होगी? हमारे पास जो इंटरनल जो आपके पास जो हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनली वीक और स्टेबल, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी या नहीं? तो इसका आंसर आपके पास ये है कि आपने जो वेट देना है अपने उन फैक्टर्स को, वेदर दे आर 30, वेदर दे आर 40, वेदर दे आर 50, जितने भी फैक्टर्स हैं इसका मसला हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उसको वेट आपने असाइन करना है उसका जो सम है इक्वल जो है उसका वो हमारे पास इक्वल टू 1 है। उसको हमने 1 से ज़्यादा वेट हम नहीं दे सकते। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम इस तरह से स्कोरिंग करेंगे कि उनका जो सम है वो इक्वल टू 1 आए। जब 1 आएगा तो आपके पास रेटिंग तो आपके पास ऑलरेडी पैरामीटर डिस्कस है, तो आउटकम आपके पास जो है 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारे पास वॉलमार्ट का हमारे पास एक एग्जांपल इसमें दी गई है। तो हमारे पास जो वॉलमार्ट की जो एग्जांपल दी गई है इसके अंदर हमने देखें कि वॉलमार्ट के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपके पास क्या हैं और जो वीकनेसेस हैं वो हमारे पास क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखें हमारे पास के शॉपिंग अंडर वन रूफ, ओके जी, वेट 1.15 सबसे हाईएस्ट स्कोर इसको मिला।
जो किसकी स्ट्रेंथ है कि आपके पास जितने डिफरेंट आपके पास स्टॉल्स हैं, जितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको अंडर वन रूफ जो है आपको अवेलेबल है। कस्टमर ओरिएंटेशन है 0.13, इसका वेट अच्छा है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन 0.10, मार्केट में स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वॉलमार्ट वाले। ब्रांड इमेज ऑफ कोर्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग, आपने इसको 0.12 दिया। ऑफ कोर्स ब्रांड इमेज जो है और जो कस्टमर लॉयल्टी के वन ऑफ द फैक्टर, जो कस्टमर आपका परचेज करेगा प्रोडक्ट बार बार, वो आपके पास ब्रांड इमेज ही है, जिसको देखते हुए जो कस्टमर जो है आपके पास दोबारा बार बार आता है और प्रोडक्ट जो है परचेज करता है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज की वाइड रेंज है या नहीं, ऑफ कोर्स दे आर स्टेबल, उन्होंने उसको स्कोर दिया है 0.10। वीकनेसेस में आप देखें तो लेगा फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट, देखिए उन्होंने अपने फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस का आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास मिशन स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंस है, कि उन्होंने उसको मेजर वीकनेसेस के अंदर रखा हुआ है कि दे हैव मिशन स्टेटमेंट बट नॉट अ फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट। मैं इस चीज़ को दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पास रिसर्च ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई और हाईलाइट किया है कि वो कंपनीज जिनकी मिशन स्टेटमेंट वेल रिटन होती है, ठीक है, और वेल डॉक्यूमेंटेड होती है, डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिटन डिक्लेरेशन जो है आपके पास मिशन और विजन स्टेटमेंट की, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, वो फॉर्मल होती है और रिटन हमारे पास होती है, वो जो हैं अपने बिजनेस के अंदर 30% ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं उन फर्म्स के जिनकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न नहीं होती। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब वॉलमार्ट की एग्जांपल में देखें कि उन्होंने फर्स्ट वीकनेस अपने पास क्या लिखी है कि लैक ऑफ फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट एंड 0.08 दे हैड गिवन सम वेट टू दैट। स्लो स्पीड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइन्स, इनको उन्होंने फिर सबसे ज़्यादा वेट दिया। देखें आपके पास इन 0.10 सबसे ज़्यादा वेट है जिन्होंने इस चीज़ को दी है। दे आर इंटरनल वीकनेस इनके, डोंट हैव एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। देखिए अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ R&D, दे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दिस। वॉलमार्ट टॉप मैनेजमेंट इज डोमिनेटेड, ये एक वीकनेसेस है, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा डोमिनेटेड है, ओपन डोर पॉलिसी को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, तो इसको उन्होंने 0.08 की जो वेट दिया है। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगेन इन्होंने एक और वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई की है। फिर आप देखें जो आपके पास स्ट्रेंथ के अंदर है वीकनेसेस, स्ट्रेंथ के अंदर जो रेटिंग की गई है आपके पास, वहाँ पर 4 और 3 के फैक्टर को देखा गया है, जबकि आपके पास यहाँ पर जो वीकनेसेस हैं इसके अंदर जो आपके पास रेटिंग दी गई है वो आपके पास 2 और 1 को दी गई है, ठीक है। डोंट हैव एनी रिसर्च फैसिलिटी, इसको उन्होंने 1 दिया हुआ है। आप वेटेड स्कोर पॉइंट आपने देखा, शॉपिंग अंडर वन रूफ, हमारे पास जो वेट है वो 0.15 है, ठीक है। जो हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास 0.15 है, और जो हमारे पास यहाँ पर जो है 0.15 हमारे पास है, जो रेट आपके पास है वो 0.4 है। तो जहाँ पर जो आपके पास एक आउटकम आई है वेटेड स्कोर, वो हमारे पास कितना है 0.60 है। अगर आप अपने वेट्स के सम देखें, तमाम वेट्स हैं, इनको अगर आप सम करें तो हमारे पास आ रहा है 1.0, ठीक है। जबकि आपके पास वेटेड स्कोर जो आपके पास है वो हमारे पास आ रहा है 3.04, दैट्स वेरी मच इंटरनली स्टेबल। अगर आप इसका स्कोर देखें तो हमारे पास अगर 1 से लेकर 2.5 तक होगा, 2.5 से बिलो स्कोर अगर आपके पास, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम कहेंगे इंटरनली वीक। 2.5 हमारे पास के एवरेज है, इंटरनली ओके है, स्टेबल है, बस दैट्स ओके, बट एवरेज पोजीशन हम उसे कहेंगे। बट हमारे पास 2.5 से अबव जो भी स्कोर आएगा लीडिंग्स टुवर्ड 4, हम कहेंगे इंटरनली स्टेबल एंड इंटरनली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप देखें 3.04 हमारे पास जो है इंटरनली जो क्या है वो स्टेबल है, ठीक है। इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमने बात की कि हमने इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स को देखा। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसाइड करती है। हमने बात की है बिल्कुल लेक्चर्स के स्टार्ट में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो हमने टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिफाइन की थी, डिस्कस की थी, उसमें हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा था। तो आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम कितने पीरियड के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हम उनको कितना टाइम पीरियड, कितने सालों के लिए होते हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हम कितना टाइम टेन्योर होगा उस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का, तो इट कम अंडर द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर उसका ऑब्जेक्टिव का टेन्योर बड़ा है तो हम उसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। आप में इसको बच्चा बताएगा मुझे कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है,
और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से मैं बताता हूँ आपको कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आपके पास है वो 1 to 6 मंथ के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास है 2 to 5 ईयर, ठीक है। 2 to 5 ईयर आपके पास हैं, तो आपके पास जो हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके पास आएंगे। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव अपने बनाने जा रहे हैं उनकी जो है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं इट मस्ट बी क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई हो सके, ठीक है। जो हमने लास्ट में देखा आपने इंटरनल फैक्टर रिलेशन मैट्रिक्स में हमारे पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स थे, वॉल्मो, शॉपिंग अंडर वन रूफ, प्रोविजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये आपके पास जो थे क्वालिटेटिव फैक्टर्स थे। हमने इनको वेट देकर, रेट देकर हमने इन्हें क्वांटिफाई किया। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं दे मस्ट बी क्वांटिफाइबल, वो क्वांटिटेटिव हों, किसी नंबर की फॉर्म में हो। जब नंबर्स की फॉर्म में होंगे तो हम उसकी जो प्रोग्रेस है हमें मॉनिटर करना आसान होगा। जब वो नंबर की फॉर्म में आपके पास होंगे तो हमारे पास क्वांटिफाई करने चीज़ों को जो है वो एक आसान होगा। न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो ईजिली जो आपके पास है रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। हम उन्हें ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम उनकी स्टैटिस्टिक देखकर हम जो है उससे कुछ जो है रिजल्ट्स जो हैं वो पैरामीटर्स जो हम हैं वो आप निकाल सकते हैं। एंड देन दीज क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ इन फ्यूचर मे बी हेल्पफुल फॉर द फॉरकास्टिंग, कि आपके पास इन फ्यूचर क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो क्वांटिटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल विच मे मैनेजर्स कैन यूज़ इन फ्यूचर इज़ द फोरकास्टिंग टूल। तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होना ज़रूरी है। मेजरेबल, आपके पास मेजरेबल हों, जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं उसको आप मेजर कर सकें। मेजरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये कहेंगे आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स दिस थिंग इज़ अगेन प्रॉब्लमेटिक। तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको मेजर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके पास सब के सब मेजरेबल हों। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेजरेबल होंगे तो उनको क्वान्टिफाई करना आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इस क्वेश्चन से देखें कि हमारे पास एक एक्टिविटी है और वो 1 साल की है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 साल का आपके पास ऑब्जेक्टिव, आपके पास लॉन्ग टर्म 2 to 5 ईयर का है, तो आपने क्या किया, मेजरेबल बनाने के लिए उसको आपने क्या किया, उसको आपने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो आपने जो एक्टिविटीज़ थी उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की उनको आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट ईयर्स के अंदर कि फर्स्ट ईयर में हम इस ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, और एंड पे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो अचीव हो जाएगा। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअली आपने उसे मेजरेबल बना दिया कि आप उस फाइनल ऑब्जेक्टिव की जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू दी स्मॉल चंक्स। रियलिस्टिक, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास लॉन्ग टर्म हो जो रियलिस्टिक हों, रियल वर्ल्ड के अंदर हम उन्हें जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। तो रियलिस्टिक होना ऑब्जेक्टिव का ज़रूरी है। आप ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाने, आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव बना दिया जो कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, तो मे बी इन द फ्यूचर वो आपके पास डेडलॉक का जो है वो सोर्स बने और आपके जो है प्रोसेसेस को जो है वो डिस्टर्ब करे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल करना है कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है अंडरस्टैंडेबल। जो आप ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं, जो उनकी रियलिस्टिक वैल्यू है, जो उनकी मेजरमेंट है, मेजरेबिलिटी उनकी जो है जो क्वांटिफाइबल है, उनकी अंडरस्टैंडेबल हो आपके पास। जब ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव 5 साल का ऑब्जेक्टिव आप एक, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैनेजर्स हैं वो इतनी लॉन्ग टर्म में जॉब नहीं करते आपके साथ। मोस्टली लोग जो हैं क्विट कर जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। हमारे पास जॉब में आपके पास मोटिवेशन लेवल लो, सो मैनी फैक्टर्स, आपके पास टर्नओवर रेशियो जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलमोस्ट हाई रहता है, इसमें कुछ कमिटमेंट आपके पास नहीं है। तो जो आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं, जो मैनेजमेंट ने आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, वो आपके पास जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास ऐसे हों कि उनको जो है वो अचीव किया जा सके, वो अंडरस्टैंडेबल हो। अगर हमारे पास मैनेजमेंट पोजीशन खाली भी हो जाती है तो दूसरे आने वाला बंदा उनको अंडरस्टैंड कर सके कि इस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाया गया था, किस तरह से इसको मेजर करेंगे, या अदर दिस इज रियलिस्टिक और नॉट। इस चीज़ को आपने ध्यान करना है। चैलेंजिंग, कि आपके पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो ऑफ कोर्स किसी एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए होता है, बट जो आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसका जो है वो रियलिस्टिक होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी अपने पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसको आपने चैलेंजिंग ज़रूर बनाना है। जब हमारे पास हम बात करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने फाइनल में ये प्रोडक्ट देना है,
तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डिफरेंट टास्क हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस थिंग अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि आप जो आपके पास मेजर टास्क है उसको आप डिवाइड करें स्मॉलर टास्क के अंदर, फिर स्मॉलर को जो है सब यूनिट्स, और फिर सब यूनिट्स को उससे भी छोटे यूनिट्स उनके अंदर क्या करें, आप उसको डिवाइड कर लें। ये जो आपके पास टास्क की जो ब्रेकेज है ये आपको हेल्प करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर हर टास्क का जो बजट है, हर टास्क के लिए जो फाइनेंसेस आपको रिक्वायर हैं वो भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे पास इस टास्क के लिए इतना बजट जो हमें है वो एलोकेट करना है, तो वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरी बात आपके पास ये है कि यार ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारे पास जो है कितना कितना टाइम लेंगे। आप हर ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइम जो है आप उसके लिए बाउंड्री सेट कर लेंगे। लास्ट में आपको चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हमें किस किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, किस किस्म की हमें जो है वो, इसके लिए हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन का बंदा चाहिए, आप उस बंदे को इजीली हायर कर सकते हैं। तो आपके पास ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव जो भी हो लॉन्ग टर्म वो चैलेंजिंग हो, हायरार्किकल आपके पास हो, जिस तरह मैंने बताया कि ये ना हो कि उसको अचीव करने में आपके पास प्रॉब्लम्स आए, हायरार्किकल हो कि अगर हम उसको डिवाइड करें डिफरेंट चंक्स के अंदर, हम उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएं तो उसकी एक हायरार्की बन जाए। अचीवेबल आपके पास इस तरह से हो कि आपके पास फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपके पास नंबर्स इस तरह से आपके पास आएंगे, एंड आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास क्वान्टिफाइएबल जो है वो हो सके। ऑब्टेनेबल, उसके लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, या जो भी आपके पास उसका आउटकम है वो ऑब्टेनेबल आपके पास हो, ठीक है। कंग्रुएंट, हमारे पास उसके जो है कंग्रुएंट होना जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो वेरिंग परफॉर्मेंस मेजर बाय द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल आपके पास होता है, डिवीजनल लेवल आपके पास होता है, और आपके पास फंक्शनल लेवल है, बेसिस ऑफ द एनुअल बोनस और द मेरिट पे। तो आप देखें हमारे पास जो कॉर्पोरेट लेवल हमारे पास है वहाँ पे 75% बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बेसिस ऑफ एनुअल बोनस और मेरिट पे, उन पे जो आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो है परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं, तो जो परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में मेजर की जाती है वो किस बेसिस पर की जाती है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पर देखेंगे तो हमारे पास, ठीक है, लार्ज फर्म्स के अंदर तो 75% बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड 25% बेस्ड ऑन द एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस के अंदर आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं, ठीक है, और आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी आप देखते हैं। तो जो कॉर्पोरेट लेवल है वहाँ पे जो 75% आपकी पे के अंदर या आपकी परफॉर्मेंस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आपके पास होती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। 75% लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपने कितने अचीव किए, जबकि 25% आपके पास जो है एनुअल या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए रखा गया है। अगर हम इसी चीज़ को देखें डिवीजन के ऊपर, तो डिवीजन के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड है। डिवीजनल लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो 50% लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप फोकस करते हैं और 50% जो है आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स या एनुअल ऑब्जेक्टिव्स उनको आप फोकस करते हैं। जबकि फंक्शनल लेवल के ऊपर आपके पास जो है, ठीक है, जो बिल्कुल एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का लो लेवल, जब आपके पास फंक्शंस, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, ये वाला आपके पास कैटेगरीज हैं। यहाँ पर जो है आपके पास 25% बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जबकि 75% बेस्ड ऑन द एनुअल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक एक्टिविटी है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन साइकिल आपके पास है, फंक्शनल यूनिट आपका, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रेटेज किसको दी गई आपके पास एनुअल ऑब्जेक्टिव को, बिकॉज दे हैव टू अचीव ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव जो आपके पास डेली उसमें रैंक में आपके पास आ रहा है। तो जो आपके पास फंक्शनल लेवल है वहाँ पे आपके पास जो है वो 75% वर्थ है एनुअल ऑब्जेक्टिव में। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर 75% जो है आपका एनुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो 75% जो है आपके पास एनुअल, जो आपके पास एनुअल ऑब्जेक्टिव है 75% उनकी वेटेज है आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर, जबकि 25% आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की उनकी मेजरमेंट के अंदर आपके पास है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हम देख रहे हैं, हमने देखा कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कितने कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और द मेरिट पे, या पे जो आपके पास है, सैलरी आपकी है, उसकी मेरिट पे के अंदर आपके पास कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने तीनों जो आपके पास स्ट्रेटेजिक, जो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल है, डिवीजन लेवल है, फंक्शनल लेवल है, तीनों पे हमने देखा कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कहाँ है। बट फंक्शनल लेवल के अंदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो आपके पास एनुअल
एनुअल ऑब्जेक्टिव हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने कहा द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये टेबल लिए गए हैं, ये टेबल आपके पास प्रेंटिस हॉल की बुक जो है फ्रेड आर डेविड उससे मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे हमने कहा था मिशन स्टेटमेंट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिटर्न डिक्लेरेशन यहाँ पर आपके पास क्लियर होना क्यों ज़रूरी है आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का। इसको हम देखें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन बाय रिवीलिंग एक्सपेक्टेशंस। आपके पास डायरेक्शन देते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास होता है, ठीक है, और एक मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस आपके पास होती हैं कि आपके पास एक डायरेक्शन देने का मकसद ही आपको यही है कि मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए ये ऑब्जेक्टिव जो है, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आप फुलफिल करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके पास टॉप लेवल पे सेट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे पास इंटरनली जो है ये स्किल्स अवेलेबल हैं, हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि जो हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है ये हमारे पास अचीवेबल है, ठीक है, और एज वेल एज क्वान्टिफाइबल भी आपके पास है। सेकंड हमारे पास है लॉस एनर्जी। आपके पास सबसे जो मेजर फंक्शन है ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का या ऑब्जेक्टिव का, क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का, कि वो सिनर्जी क्रिएट करता है। अब सिनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये HRM की टर्म है सिनर्जी। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन सिनर्जी का मतलब आपके पास ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक टॉप मैनेजमेंट है, देन हमारे पास नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, और डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, वो सब यूनिट्स हैं, फिर आपके पास आगे डिपार्टमेंट्स फैकल्टी होगा पास है। लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट के बाद जो आपके पास, हम एग्जाम्पल इसकी तरह ले लें कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी आपके पास है, यूनिवर्सिटी में आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ठीक है, वहाँ पर आपके डायरेक्टर्स, आपके एडमिन वाले सब स्टाफ बैठता है, जबकि नीचे आपके पास क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल आपके पास है, मैनेजमेंट आपके पास है, मैथमेटिक्स आपके पास है, फिजिक्स है, बायो साइंसेज आपके पास है, मेडिकल कॉलेज, आपके पास डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। अब आपने जो क्या करना है कि इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरलिंकेज होना ज़रूरी है। जो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान इंटरलिंकेज है, जो इंटरलिंक्ड कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्किंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, दिस थिंग इज कॉल्ड सिनर्जी। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जब आपके पास, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, या हम इसको इस तरह कहें कि हमारे पास क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास सिनर्जी का सोर्स बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ कम्युनिकेट की गई है और रिटर्न के तौर पर, रिटर्न जो है रिटर्न डिक्लेरेशन के तौर पर कम्युनिकेट की गई है, तो हर बंदे का जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एक ही होगा, वो एक ही पैरामीटर को फॉलो कर रहा होगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस फंक्शन का, इस काम करने का, वो ये है। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एंड के बारे में बताएंगे कि इसका मकसद ये है जो हम काम कर रहे हैं, तो दे वर्क बेटर, वो एक अच्छे तरीके से इनपुट देंगे और हमारे पास डिपार्टमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास जो है इम्प्रूव करेगी। तो हमारे पास सिनर्जी का एक हमने बात की, एड इन एवेल्युएशन बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स जिस तरह हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा, हमारे पास अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की, हमारे पास यहाँ पर हमने जो बात की कि हमारे पास स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। लाइक हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर 75% बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो आपके पास एनुअल बोनस है या आपकी पे के अंदर, आपके पास जो पे के अंदर बोनस लगता है आपके पास, उसमें 75% कंट्रीब्यूशन किसकी है, वो एनुअल ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट्स हैं आपके पास, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट्स हैं, जबकि 25% एनुअल ऑब्जेक्टिव के आपके अचीवमेंट्स हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट, एड इन एवेल्युएशन बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड। थर्ड हमारा फोर्थ हमारे पास एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़, हमारे पास इस्टेब्लिश करता है प्रायोरिटीज़ को कि जो आपके पास वर्कर्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सिनर्जी तो क्रिएट होगी कि ऑब्जेक्टिव एक है, बट उसके साथ साथ प्रायोरिटी भी क्रिएट करता है कि हमारी किस काम की कितनी प्रायोरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये काम करने, क्योंकि हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव एनुअल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड है, और इन काम के जो हम हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है, तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स या ऑब्जेक्टिव क्लियर हों तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो अपने काम की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अर्जेंसी है, उसको जो ईजिली डिक्लेयर आपके पास वो कर सकते हैं कि मेरे पास ये काम अर्जेंट कैटेगरी में है, ये इंपॉर्टेंट में, ये हमारे पास नॉट इम्पॉर्टेंट में है, तो वो पहले उन कामों को जो है फोकस करेगा। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आपके पास क्लियर ना हो, विजन मिशन आपके पास ना हो, तो आपके पास होगा कि अनसर्टेनिटी आपके पास होगी, ऑर्गेनाइजेशन
अनसर्टेन, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस एक्टिविटी के एंड का हमारे पास एंड आउटपुट क्या है, इसका मकसद हमारे पास क्या है। तो इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए और तमाम एम्प्लॉयज़ की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो एक ही हो, उसको एक ही रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा क्लियर बनाना पड़ेगा। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्लियर होगी तो जो एम्बिग्यूटी है आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर अबाउट द वर्क देयर एक्चुअली डूइंग वो हमारे पास क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्लियर स्टेटमेंट आपके पास जो अनसर्टेनिटी उसको जो क्या करती है उसको रिड्यूस करती है। मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे पास हो सकता है। जबकि हम ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से बात करें तो हमारे पास इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो ज़्यादा हमारे पास जो हैं वो वायबल होंगे डिस्कस करना। तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करता है। अगर आप एम्प्लॉय को बता दें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिटन फॉर्म में हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हर एम्प्लॉय के पास एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो ये है। अगर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है प्रॉपरली पढ़ता है, लिंक करता है, तो हमारे पास कोई भी दूसरा बंदा जो है वो उसको नहीं छेड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्लियर होगी तो कोई बंदा अपनी अथॉरिटी बाईपास नहीं करेगा, ठीक है। अथॉरिटी को मिसयूज़ आपके पास नहीं करेगा। तो जब आपके पास अथॉरिटी मिसयूज़ होती है, ठीक है, या कोई चीज़ मिसकम्युनिकेट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जनरेट होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपरली रिटन और क्लियर स्टेटमेंट होगी ऑब्जेक्टिव्स की तो आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम मिनिमाइज हो सकेंगे। स्टिमुलेट एक्सर्शन, ऑफ कोर्स आपके पास एक्सर्शन जो है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप ज़्यादा एक्टिव वे में काम करें, क्योंकि आपके पास वे ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन आपको प्रॉपर बता दी है, डायरेक्शन आपकी वो है और इस पैटर्न से आपने से अचीव करना है। एड इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स और क्लियर हों तो आपको पता होता है कि इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरे फलाने डिपार्टमेंट को इतने फाइनेंसेस चाहिए, ये वाले रिसोर्सेज चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए पहले अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद जो है एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। एड इन डिज़ाइन और जॉब डिज़ाइन आपके पास ज़्यादा आसान हो जाता है। हमारे पास जब आप ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंट पोर्शन बनाते हो तो आप हर एक एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देते हो कि आपने ये काम करना है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, आपकी ये कंट्रीब्यूशन है। तो जॉब डिज़ाइन आपके पास क्या होता है वो आपके पास ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रोवाइड बेसिस फॉर द कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो डिसीजन मेकिंग आपके पास आसान होगी, बिकॉज यू नो दैट यू आर मेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करते हुए आपको डिसीजन लोगे, वो डिसीजन आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर रहा होगा, उनकी जो आउटकम है उसको इन्हांस कर रहा होगा। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्लियर होगी तो मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट्स को, मिडिल मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आसान होगा। तो देखा आपने कि हमने जो है वो डिफरेंट क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हमारे पास है, उसके हमने डिफरेंट जो है वो एडवांटेजेस हमने देखे। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर वो हमने देखे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे आपके पास फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों का। जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास लार्जर मार्केट शेयर। तो जब हमारे पास लार्जर मार्केट शेयर आपने कैप्चर करना हो तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। स्ट्रेटजी को हमने अब तक देखा कि हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है कि आपके पास प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे ज़्यादा रोल है। तो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए बनाए जाते हैं। क्विकर ऑन टाइम डिलीवरी देन द राइवल्स, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका मटीरियल है, आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इफेक्टिवली और जल्दी जो है वो कहाँ तक पहुँचे, कस्टमर तक पहुँचे देन दैट ऑफ योर राइवल्स, उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। शॉर्टर डिज़ाइन टू मार्केट टाइम देन राइवल्स, कि आपके पास जो शॉर्टर डिज़ाइन टू मार्केट टाइम से मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसको जो उसके टाइम पीरियड को आपने शॉर्ट से शॉर्ट बनाना, जल्दी से जल्दी कस्टमर के एंड तक पहुँचे देन दैट ऑफ योर राइवल्स। लोअर कॉस्ट देन योर राइवल, अगेन ये एक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव आपको होगा। आपने जो अपनी कॉस्ट है उसको आपने कैसे लो करना है। आपके पास कॉस्ट की बहुत सी वैरायटीज़ आपके पास हैं जो कि आपके पास एक्सपेंसेस के अंडर आपके पास आती हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
टेक्नोलॉजी की कॉस्ट आपके पास है, लेबर कॉस्ट आपके पास है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है। तो कॉस्ट के आपके पास बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। तो अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और अपने पास जो है चीज़ों को और स्मूथ करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास अगेन ये स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा। ये टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होगी कि हम किस तरह से जो है उसको हम जो है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। देन हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, देन राइवल्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करना। मोस्ट ऑफ द टाइम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से आपके पास प्रोसेस स्मूथ हो जाते हैं, क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। सिमिलरली आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, ISO स्टैंडर्ड्स हैं कि आप उन ISO स्टैंडर्ड्स को आप अगर फॉलो करें तो उन ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। देन हमारे पास है वाइडर ज्योग्राफिक कवरेज, अगेन स्ट्रेटजिक डिसीजन। आपके पास टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगी कि हम किस तरह से अपनी जो कवरेज है, जो कस्टमर है हमारे, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर हम उन्हें बढ़ा सकें। ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे ज़्यादा, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, again very much strategic objective, consistently getting new or improved product to the market ahead of arrival। आपके पास R&D डिपार्टमेंट आपको बताता रहता है कि आपके पास जो है नए प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इस चीज़ को किया जाए तो हम कहाँ से कहाँ बात चल सकती है। अगेन हमारे पास जो है दिस इज स्ट्रेटजिक टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स। जबकि हमारे पास जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ इन द रेवेन्यूज, ग्रोथ इन द अर्निंग अपनी कैसे बढ़ाएं, ठीक है, रेवेन्यूज अपने किस तरह बढ़ाएं। हायर डिविडेंड, जो आपके पास स्टॉक होल्डर्स आपके पास हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम किस तरह से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकें, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। लार्ज प्रॉफिट मार्जिन, जो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है वो हम किस तरह से बढ़ा सकें, ठीक, ग्रेटर ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे मिले। दीज ऑल कम्स अंडर द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास है। हायर अर्निंग पर शेयर के बारे में आपको ऑफकोर्स मार्केट, आपने अकाउंटिंग और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर शेयर के बारे में पढ़ा होगा कि शेयर की प्राइस को किस तरह से बढ़ाया जा सके, और अर्निंग जो है शेयर से वो हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें आपकी कंपनी के शेयर्स के अंदर, तो हम शेयर्स के थ्रू हम अपनी जो है वो प्रॉफिट किस तरह बढ़ाएं। अगेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हमारे पास राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, जो आपके पास स्टॉक है उसकी प्राइस को हम किस तरह बढ़ाएं। इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। तो आपने देखा कि जितने हमारे पास डिसीजन है ये हमारे पास सारे के सारे लिंक्ड हैं विद अवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखा, हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को देखा। जो हमारे आज की सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो हमारे पास है नॉट मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव, बट अगर हमारे पास बाय ऑब्जेक्टिव मैनेज नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन तो फिर कौन सा ऐसा वे आउट है, वो किस तरह से और डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रापोलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल, इफ़ इट आंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर वो चीज़ हो नहीं सकती तो उसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उसे जो है एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। दिस थिंग इज समथिंग वन ऑफ द वे। सेकंड, मैनेजिंग बाय क्राइसिस। द ट्रू मेजर ऑफ अ गुड स्ट्रेटजिस्ट इज द एबिलिटी टू फिक्स द प्रॉब्लम। आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, बल्कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो क्राइसिस आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, आप उन प्रॉब्लम के ऊपर रन टाइम डिसीजन लेते हो। और इस जो थॉट है, ये हमारे पास जो एक थॉट है, एक वे है हमारे पास मैनेजिंग बाय क्राइसिस, इसके अंदर इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है वो प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पर अच्छा स्ट्रेटजिस्ट वो है जो कि प्रॉब्लम के टाइम पे प्रॉब्लम को फिक्स कर सके, मीन क्राइसिस के अंदर उस क्राइसिस को एक ओवरकम किया जा सके। कोई ज़रूरत नहीं ऑब्जेक्टिव बनाने की, जब क्राइसिस आएंगे तो उस क्राइसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है थ्रू स्ट्रेटजिस्ट हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन जो है आप बहुत सारा जो वर्कआउट जो है उनको आप छोड़ रहे हैं। जो हमने पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की अब तक बात की, हम उन तमाम कंसेप्ट को पीछे कर रहे हैं और हम सिर्फ किस पे कर रहे हैं कि स्ट्रेटजिस्ट के एबिलिटी के ऊपर हम जो है सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जब क्राइसिस आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो स्ट्रेटजिस्ट उसको फिक्स कर लेगा। जो हमारे पास अनदर वे हमारे पास है वो हमारे पास मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव्स। हमारे पास है डू योर ओन थिंग द बेस्ट वे यू नो हाउ। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो कर दें बस। तो यहाँ पर आप जो हैं, जो आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट थे, ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी के बारे में हमने बात की, इंटर डिपार्टमेंटल जो लेजान है उसके बारे में बात की, वो सब के सब पीछे कर दी गए और यहाँ पर जो है
हाँ, यहाँ पर अगर आप मैनेजिंग बाय सब्जेक्ट आप बल्कि सब में आप देखें कि आप जो भी आपके पास चारों हमारे पास हैं, इन चारों के अंदर आपके पास कन्फ्लिक्ट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है डू योर ओन थिंग, हर बंदा अपनी मर्जी करेगा। यहाँ पर लीडरशिप को आपने साइड पे कर दिया, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है, जो टास्क डेलीगेशन है, पावर डेलीगेशन के जो तमाम रूल्स थे उनको हमने जो है वो बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो इस तरह से शायद मेरा पॉसिबल नहीं होता, बट हमारे पास ये डिफरेंट वेज हैं जो कि किए जाते हैं कि नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेज बाय द सब्जेक्टिव, मैनेजिंग बाय द क्राइसिस, मैनेजिंग बाय होप। अनदर हमारे पास जो है वो देखते हैं, हमारे पास क्या है, द फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इफ एट स्टार्ट you don't succeed then you may on the second or third try yes carry on। मतलब कि आप एक दफ़ा आपने ट्राई की, आप सक्सेसफुल नहीं रहे, खैर है कोई बात नहीं, मैं आपके पास अनसर्टेनिटीज चलती रहती हैं। ठीक है, सेकंड टाइम ट्राई करते हैं, आपने सेकंड टाइम ट्राई की, आप दोबारा फेल हुए, आप थर्ड टाइम ट्राई करके देखते हैं कि शायद इस दफ़ा हम कामयाब हो जाएं, तो आप जो है वो चांसेस ले रहे हैं। अगेन आप खुद डिसाइड करें कि बाय होप ऐसा पॉसिबल है आपके पास जो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो बार बार आती हैं या एक दफ़ा आती हैं। लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आती, आपके पास जो किस्मत है वो एक ही दफ़ा आपका दरवाज़ा नॉक करेगी, दोबारा शायद वो आपको चांस नहीं देगी। आपने डिसाइड करना है और आपका जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ के जो है उसको बिल्कुल चेंज करके रख देगा। ठीक है, अगर आप रियलिस्टिक हैं, अगर आप चैलेंजिंग हैं, थ्रिल है, तो आप जो है रिस्क लेंगे। और रिमेंबर दिस थिंग, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो प्रॉफिट है वो आपके पास ज़्यादा आएगा। ठीक, तो इन चारों स्टाइल्स के अंदर आप देखें कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहीं भी नहीं है। वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हम आज तक 20th लेक्चर तक पढ़ चुके हैं वो हमारे पास सब के सब जो है मिसिंग है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मैनेजर्स यूज़ करते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज़ करती हैं। अगर वो बाय ऑब्जेक्टिव मैनेज नहीं करते तो फिर इन 4 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो जो है उसको मैनेज करते हैं। आज के लेक्चर की हम समरी देखते हैं। हमारे आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स की, कि हम अपने जो इंटरनल स्ट्रेंथ हैं, जो इंटरनल वीकनेसेस हैं, हम उनको देखते हुए अपनी जो है वो इंटरनल जो कंडीशन है, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, हम उनको किस तरह से जो है मैयर कर सकते हैं। नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर हमने ऑब्जेक्टिव की क्लियर स्टेटमेंट की हमने कुछ बेनिफिट्स बताए, फिर हमारे पास फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हमने डिफरेंशिएट किया कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपके पास कौन कौन से होते हैं। नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप बाय ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते तो फिर कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग बाय होप। मैनेजिंग बाय होप में हमने कहा कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, ठीक है, दूसरी दफ़ा ट्राई करें, तीसरी दफ़ा ट्राई करें और फिर ट्राई करते रहें फेलियर्स के ऊपर आप, कि हमारे पास जो लाइफ है वो अनसर्टन है, कुछ पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जो है फेलियर से मत घबराएं और ट्राई करते रहें। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में, कि बैलेंस स्कोर कार्ड किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ द स्ट्रेटजीज। तो थैंक यू वेरी मच क्लास अप टिल नाउ। आई एम होपफुल कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप काइंडली अपने ट्विटर से डिस्कस करें, ऑनलाइन जो है वो हेल्प लें, डिफरेंट वेबसाइट्स आपके पास हैं, ठीक है, उनसे आप जाकर डाटा ले सकते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो बुक है फ्रेड डेविड में, उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स के हर टॉपिक के साथ उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो आपके पास सजेस्ट की हैं। आप उन वेबसाइट्स को विजिट करें, वहाँ से अपना नॉलेज जो है इम्प्रूव करें, और आई एक्सपेक्ट कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा जो है वो परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।